ऐसे ही कर दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज जो हम चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पार्ट कर लिए हैं, उसका आज पार्ट 3 लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। पहले 2 पार्ट में हमने ASN MEA और GST इंस्पेक्टर कर लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। आज बात करने वाले हैं हम असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ED। क्या ये भविष्य की सबसे बेहतरीन जॉब है SSC CGL से मिलने वाली? इस सब के बारे में बात करेंगे, इस जॉब की जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, प्रोज कॉन्स, हर चीज़ के बारे में। और पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी इसमें, और कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। तो ED की जॉब ये क्या है, इसके बारे में आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है। अब शेड्यूलर्स चौधरी से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो। बाकी टेलीग्राम पे SSC रिलेटेड इन्फो आपको सब कुछ मिल जाती है, और भी जो भी है करंट अफेयर वगैरह वो सब है। बाकी यूट्यूब पे तो ये है ही। ठीक है दोस्तों, तो इन सब जगह पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी SSC CGL 2018 का जो फाइनल रिजल्ट आया, उसमें कुछ डाटा आया। डाटा देखने वाला ये था कि SSC CGL में 53 टोटल वैकेंसीज थी। तो जो टॉप 500 बच्चे थे, ऑल इंडिया रैंक जो टॉप AIR 500 तक थे, उस 500 बच्चों में जो हाईएस्ट किस कौन कौन सी पोस्ट ऑप्ट हुई, जो वीडियो आपने देखी होगी, बाकी मैं आई बटन पे दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो 5 बेस्ट पोस्ट में 5th नंबर पे थी, जो टॉप 500 लोगों ने चूज की। और जो लास्ट यूआर कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 411 इन 53 में। ठीक है। इसके अलावा टॉप 10 में एक ने चूज की थी, टॉप 50 में वही थे, टॉप 100 में 2 ने, और टॉप 500 में 30 लोगों ने यूआर की कैटेगरी में ये चूज की थी। ये यूआर का डाटा है। ठीक है। अब CGL 2019 में क्या है, बहुत अच्छी बात है कि 53 से 70 ज्यादा वैकेंसीज हैं, बढ़ गई हैं। और CGL 2020 में आप देखेंगे तो और भी बढ़ गई हैं। आप इससे देखेंगे तो दोगुनी है CGL 2018 से। तो आपको जो भी CGL 2019 के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी अभी कुछ दिनों बाद DVV में जाएंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसके अलावा जो CGL 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अलावा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसीज मैंने आपको AU और ED की बता दी हैं। आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कुछ खास नहीं चाहिए भैया, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। SSC CGL का एग्जाम दोगे तो नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, वही है। क्या एक कलर ब्लाइंड एस्पिरेंट्स के लिए सूटेबल है? तो सीधा सीधे नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि नहीं, ये कलर ब्लाइंड एस्पिरेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। एज अप टू 30 ईयर्स तक इसके लिए एलिजिबल हो। फिजिकल टेस्ट कुछ ऐसा स्पेशल देना नहीं होता, जैसे GST में देना होता है, चल के दिखाना होता है, साइकिलिंग करके दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पे। बस ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, बस, और कुछ नहीं है स्पेशल। और PWD कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। हाइट का कोई इसमें इश्यू नहीं है कि नहीं इतनी हाइट चाहिए, जैसे इसमें GST इंस्पेक्टर में या CBI में, ऐसा इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कितनी भी आपकी हाइट हो, कुछ भी हो। आई होप आपके इन सब क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। स्टिल आपका इनमें से कोई रिलेटेड डाउट हो, आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब बात आते हैं इसकी ऑफिस कहाँ होते हैं, AUNED की। देखो, इसकी दोस्तों एक तो मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ही। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिस हैं मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। इसके अलावा जोनल ऑफिस हैं, वो आप ये देख सकते हैं, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद। इससे क्या, अगर आप किसी भी इस सिटी के आसपास के रहने वाले हैं, तो आपको सिटी का आइडिया लग जाए कि इनकेस अगर आपका कोई सिलेक्शन हो, तो आपको पता रहे कि हाँ, मैं कहाँ कहाँ मतलब आपकी ड्यूटी रहेगी, या कहाँ कहाँ पे आपकी ऑफिस रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला और जम्मू। ये सारे सिटीज़ में ऑफिस हैं इसकी, ED की। और ये मेनली ED की में जितने भी रहेंगे, तो मेनली पहले तो सिटीज़ में ही रहती है, और कोई ऐसे रिमोटली या रूरल एरियाज़ में नहीं है, या छोटे शहरों में नहीं है। मेनली बड़े बड़े और काफ़ी अच्छे शहरों में ही इसके ऑफिस हैं। और उस ऑफिस में भी है कि 90% तो 90% तो नहीं कहूँगा, पर 80 to 85% जो नए रिक्रूट होते हैं, ज़्यादातर दिल्ली ही वो करते हैं, बाद में फिर उनको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। बात आते हैं, अब करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल क्या है? देखो, इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है, दोनों है। बहुत डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है, दोनों आपको काम करना होता है। डेस्क जॉब में मेनली जो भी रिपोर्ट होती हैं, वो रिपोर्ट बनाना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, जो भी फाइल वर्क होता है, वही फाइल वर्क, टिपिकल जो फाइल वर्क होता है, क्लरिकल वर्क जैसे कहते हैं, वही आपको करना होता है। बट डिफरेंस आ जाता है कि आपकी जो ED डिपार्टमेंट है, तो ED डिपार्टमेंट का होता है, किसी और डिपार्टमेंट में हो तो होंगे, बस मेनली फाइलिंग का और इन सब का ही काम होता है, क्लरिकल वर्क है डेस्क पे।
और ये काफ़ी, इसमें आप 9 to 5 टाइप की जॉब आप कह सकते हो जब आप इसमें होते हो। तो जैसे आप फील्ड में होते हो तो फिर आपको बहुत कुछ करना होता है, वो मैं अब बताता हूँ चलता हूँ। फील्ड में आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम दिए जाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, सर्च एंड सीजर में, मतलब जिसको आप रेड कहते हैं देसी भाषा में, सर्च एंड सीजर के लिए आपको जाना होता है। आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं होते हो, सबसे बड़े वो नहीं होते हो हेड करने वाले, बट आप उसमें जाते हो। अरेस्ट वगैरह करनी होती है वो उसमें जाते हो। इसके अलावा जो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होता है उसमें आप सब करते हो। तो ये सब काम आपका रहता है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से, मनी रिलेटेड क्राइम जो भी हो रहे हैं उसमें जो भी ऐसे सर्च एंड सीजर होंगे, सब होंगे, ये सब आपको काम फील्ड में रहेंगे। और ये इसमें आपका काफ़ी मतलब 9 to 5 नहीं रहता, इसमें कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं रह जाती, आप किस टाइम जाओगे और किस टाइम आओगे। जब तक भी अब सर्च एंड सीजर मान लो सुबह 9 बजे निकले, लेकिन चल ही रहा है 2 दिन तक, तो आप 2 दिन तक वहीं पर ही रहोगे, ठीक है, काम कंटिन्यू रहेगा। मेनली ये इन लॉ के अंडर फेमा, पीएमएलए, एफईओए, ये जस्ट अभी ऐड किया गया है ईडी के एम्बिट में। तो इन कानूनों के तहत ये काम करती है ईडी, और ये एईओ काम करते हैं उसके तहत ही। तो आपको मैंने दोनों बता दिए, डेस्क जॉब भी रहती है और फील्ड जॉब भी रहती है। और जब फील्ड जॉब में रहते हैं तो बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज से भी और मतलब इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जैसे एसडीएम, तहसीलदार वगैरह। और जब आप जाते हो सर्च एंड सीजर या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हैंडल कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों से आपका आमना सामना होता रहता है। तो काफ़ी एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है आपको जब आप इस जॉब में जाएंगे। मतलब शायद जो टॉप 2-3 पोस्ट हैं ना एक्सपोजर के मामले में, जैसे सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया, एईओ ईडीओ को, तो ये टॉप लेवल की एक्सपोजर प्रोवाइड कराने वाली जॉब है आपके लिए। इससे बेस्ट एक्सपोजर बहुत ही कम जॉबों में मिलेगा। इसके बाद आते हैं जी प्रमोशन, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यही है, सबसे प्लस पॉइंट, जो कि क्यों ये फ्यूचर की सबसे बेस्ट एसएससी सीजीएल जॉब होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये फास्टेस्ट प्रमोशन देता है एसएससी के सारी पोस्ट में। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सीबीआई सब इंस्पेक्टर देता है, हाँ देता है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर 5 साल में बन जाते हैं, बट उसके बाद डीएसपी बनने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, आपका टाइम बाउंड सारे प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, बैच वाइज होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फास्टेस्ट प्रमोशन में क्यों कह रहा हूँ आपको पता चलेगा। देखिए एईओ आप सेलेक्ट जैसे ही सेलेक्ट होते हो और ज्वाइन करते हो तो इनिशियली 4600 ग्रेड पे एईओ असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप होते हो। उसके बाद अगले 3 से 5 साल की सर्विस में, ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है हर एक बैच के हिसाब पर, बैच की स्ट्रेंथ कितनी है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं और कितने उनको प्रमोट करने हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट रफली एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया बता रहा हूँ कि उसके नेक्स्ट प्रमोशन होता है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और ये ग्रेड भी है, और ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, अगले 3 से 5 साल में हो जाता है। जैसे आप ज्वाइन किया पहले 3 से 5 साल में सीबीआई सब इंस्पेक्टर में, और इसमें यही 2 पोस्ट हैं जिनमें इतना जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा। दूसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो प्रमोशन होगा, और ये ग्रुप ए सर्विसेज हो जाती है। आईआरएस जो होते हैं, जो और आईआरएस जो डेप्यूटेशन पे आते हैं उनको भी इनिशियली इसी पे पोस्ट पर रखा जाता है। तो ये आप सोच लीजिए दूसरी पोस्ट, जस्ट दूसरा प्रमोशन ये है। और ये जैसे आप ये बनोगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके 2 साल के बाद आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया जाता है। मतलब आपकी ज्वाइनिंग के 6-7 साल में आप आईआरएस इक्विवेलेंट पोस्ट पर लगभग पहुंच जाते हो। और इसकी बात यह है कि 2011 बैच के और 12 बैच के जो लगे हैं एसएससी के थ्रू एईओ, वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुके हैं। आप सोचिए, देखिए कितनी स्पीडली इसका प्रमोशन चल रहा है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए। और 2013 के जो सीजीएल 2013 से लगे थे वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बन चुके हैं और अब असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वेट कर रहे हैं। तो इतना तेज प्रमोशन है इसका, तो सबसे तेज प्रमोशन दे रहे हैं आईआरएस इक्विवेलेंट और ग्रुप ए 5400 ग्रेड पे। इसका ग्रेड पे का मतलब क्या है, देखो सैलरी आपकी इंक्रीज होती है, हर एक ग्रेड पे के साथ सैलरी आपकी काफ़ी मैसिवली इंक्रीज हो जाती है। और जैसे आप 5400 ग्रेड पे जाते हो तो देखते हो आपका काफ़ी अंतर पड़ जा रहा है सैलरी में, और सैलरी के साथ साथ आपका मंथली भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये है। इसके अलावा फिर अगला जो प्रमोशन होता है वो डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए होता है, वो लगभग 10 साल, और फिर अगला प्रमोशन होता है जॉइंट डायरेक्टर के लिए, ये फिर अगला 10 साल। इसके बाद भी और भी हायरार्की है, बट मोस्टली 99.99% बच्चे यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 10-10 ये हो गए, और 30 साल के आसपास की आपकी सर्विस में आप यहाँ तक पहुँच पाते हो, फिर अगला 10 साल और, तो 40 साल सर्विस कर कौन पाएगा। तो इसलिए 99.99% बच्चे यहीं पर चले जाते हैं। तो ये आपकी पूरी हायरार्की है प्रमोशंस का, आपको काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रमोशंस हैं, सबसे बेस्ट प्रमोशंस हैं एससीजीएल की किसी भी पोस्ट में, वो ये पोस्ट है। इसके बाद आते हैं जी सैलरी कितनी मिलती है। देखिए हर एक सिटी पे डिपेंड करता है, XYZ में एक रफली आइडिया, एक मोटा मोटा अंदाज यहाँ पे आपको दे रहा हूँ।
जिसमें बेसिक ये होती है और टोटल मिला मिलू के लगभग ग्रॉस ये होती है। इसमें एक कैच है कि ये जो डीए है ये अब बढ़ चुका है, ये पुराना डाटा है, और इसके हिसाब से कम इसमें 2,000 रुपये आप ऐड कर लीजिएगा, और तो लगभग 77 के और ये लगभग 69 के, इतने के आसपास सैलरी इन हैंड आपको मिलती है डिडक्शन के बाद। क्योंकि डिडक्शंस होते हैं, ग्रॉस सैलरी इतनी बनती है आपकी और डिडक्शंस के बाद अप्रॉक्स ये बनती है, मोटा माटा अंदाज है। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि हर एक सिटी के बेसिस पे आप कौन सी सिटी में हो तो ऊपर नीचे होगी, बट एक जनरल आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। क्योंकि फिर जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही डिसेंट सैलरी है। इसमें रिस्क अलाउंस भी मिलता है जो कि आपका इतना 20% है, ये सीबीआई में मिलता है, ईडी में मिलता है और आपका आईबी में मिलता है। ये 3 पोस्ट में ही रिस्क अलाउंस मिलता है एसएससीजीएल के थ्रू, और उनमें से एक पोस्ट ये है, और इसमें 20% होता है आपकी बेसिक पे का, जो कि काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। 20% डीए होने वाला, तो ये भी उतना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि लगभग लगभग इतना आपको इन हैंड मिलेगा जब आप स्टार्टिंग सैलरी होगी। और जब आप यही सोचो कि इनिशियली इतना मिल रहा है और ये प्रमोशंस आपके होते जाएंगे तो अगले 5-7 साल में आपका 1 लाख से ज़्यादा सैलरी होगा इन हैंड। तो ये डिफरेंस आ जाता है क्योंकि बहुत सारे इंक्रीमेंट लगते हैं, बहुत कुछ लगता है। और हिंदुस्तान में जहाँ जॉब नहीं मिल रही वहाँ पर इतनी अच्छी सैलरी की जॉब और इतना अच्छा प्रमोशन, तो वाकई में बहुत अच्छी जॉब है ये। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स की। तो ट्रांसफर्स वैसे जनरली ये है कि 5 साल ही एक प्लेस पर रहते हैं, और ज़्यादातर जैसे हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के न्यू दिल्ली में है, और फिर रीजनल ऑफिस भी हैं। तो आप मान के चलिए, अंदाज़ा अभी से यही रख के चलिए कि आपका हर 5 साल में ट्रांसफ़र होता रहेगा एक सिटी से दूसरी सिटी। बट अच्छी बात यह है कि आपको कोई रूरल एरिया में, छोटे शहर में नहीं डाला जाएगा। सिटीज़ में आपको पूरी बता ही चुका हूँ, आपने वो पूरी देख ही ली है। तो अच्छे सिटीज़ में ही रहोगे थ्रू आउट, तो आपका आगे भी फ्यूचर में बच्चों की एजुकेशन के लिए और आपके माँ बाप के हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ आपको सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी सीजीएचएस के अंडर, आपको पता ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आपको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलता है। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन। इससे ही आप बेस्ट तरीके से आइडिया लगा पाओगे कि क्यों है ये एसएससीजीएल की अभी जो आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट पोस्ट बनती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टॉपर्स सब इसको ऑप्ट करने लगे हैं। जैसे मैंने बताया था टॉप 10 में ये जो हैं, टॉप 10 में क्या टॉप 5 में थर्ड रैंक शायद है, आई डोंट नो, आर्यन शुक्ला शायद नाम है, आर्यन शुक्ला 2018 के उसमें थर्ड टॉपर बंदा था शायद, उसने AUNED ऑप्ट किया है। तो ऑल इंडिया रैंक 3 भी AUNED ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी बात। प्रोज की बात करें इसमें क्या है, देखो हाई सैलरी है इसमें नो डाउट, सीबीआई की, आईबी और AUNED हाई सैलरी है इनकी। इसके अलावा हालांकि आप बोलोगे इस हिसाब से तो AO की हाईएस्ट सैलरी है, वो एक अलग बात है। इतनी अच्छी 4800 ग्रेड पे पोस्ट एक मात्र, फिर भी उसको नहीं लेते, वो अलग बात, उसको नहीं जाते हैं, फिलहाल यहीं पे करते हैं। बट बहुत अच्छी सैलरी, आपको बहुत डिसेंट सैलरी है, टॉप पोस्ट सैलरी में आप मान सकते हो। फास्टेस्ट प्रमोशन है नो डाउट, और इसके लिए आपको ये नहीं होता कि मैंडेटरी ये करो, क्वालिफाई वो करो, इतना झंझट नहीं है जितना और एग्जाम्स में होता है। जैसे AO में आपको निकालना पड़ता है, नहीं निकालोगे तो ऑडिटर बना देंगे, ऐसा इसमें लफड़ा नहीं होता। और कोई भी रिमोट ऑफिस नहीं है, दूर दराज के शहरों में नहीं है, मेनली बड़े बड़े और अच्छे सिटीज़ में ही है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इसका। और दूसरा है लास्ट एक और, हाई सोशल रिस्पेक्ट है। काफ़ी लोग अब धीरे धीरे ईडी को जानने लग गए, जैसे न्यूज़ वगैरह में आने लग गई चीज़ें। जैसे अभी हाल ही में विजय माल्या और उन सब के जो केसेस में उनकी संपत्ति अटैच की ईडी ने और बैंक को कर दी ट्रांसफ़र, तो उससे आपको आइडिया लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे न्यूज़ वगैरह में आ रहे हैं, तो लोग भी अब उसके बारे में जानते हैं, और बहुत ही हाई सोशल रिस्पेक्ट आपकी रहती है ईडी में जाने के बाद। कुछ कौन से हैं, कुछ क्या, मेन तो एक ही है सबसे बड़ा, जो है जो सभी में होता है, जो भी हो, जैसे आईबी की हो और सीबीआई सब इंस्पेक्टर की हो, या ये हो ईडी की AUNED कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा अच्छा नहीं है। मतलब बस कह सकते हो कि इम्बैलेंस ही रहता है। कुछ बार कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता है, जैसे सर्च एंड सीजर पे गए, या किसी केस की आप पैरवी कर रहे हो, या किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको हो सकता है कंटिन्यू एक ही स्ट्रेच पे हफ्ता भर कंटिन्यू आप काम कर रहे हो, 10 दिन तक काम कर रहे हो, कोई आने जाने का नहीं पता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा रहती हैं, तो हेक्टिक लाइफ तो है, और इसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत मेस्ड अप हो जाती है कभी कभार। यही एक इसका नेगेटिव कौन एस्पेक्ट है इस पूरी जॉब का, और कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा से भी आप यंग हो और थोड़ा से भी आप एडवेंचरस हो तो इससे बेहतरीन जॉब नहीं होगी। अभी जस्ट अगर आपकी जस्ट शादी हुई है तो थोड़ा बहुत आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी फैमिली लाइफ मैनेज करने में। बाकी मैनेज करना चाहिए भाई साहब, इतनी अच्छी सैलरी पे है के लिए लोग, जहाँ इतना बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ पर इतनी अच्छी मिल रही है, तो थोड़ी बहुत ये सबके टेंशन तो झेल ही सकते हो।
हल्की पतली, इतना ये नहीं है कि पूरे साल के साल ऐसा रहता है, कभी कभार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा कौन है, छोटा सा क्या, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा है, खासतौर पर जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई बार बट मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा बस यही था आज के में, AUNED आज हमने कर लिया, बाकी और भी अलग अलग पोस्ट वगैरह की आती रहेंगी। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ टॉप 5 पोस्ट की एक सीरीज चला दूँ, जिसमें टॉप 5 पोस्ट सैलरी वाइज कौन सी हैं, वर्क लाइफ बैलेंस वाइज कौन सी हैं, या कुछ भी जो भी अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं जॉब के, उन जॉब एस्पेक्ट्स के हिसाब से टॉप 5 पोस्ट क्या क्या हैं और उनको मैं डिस्कस कर दूं, वो भी मैं स्टार्ट करूंगा। बाकी आप अगला कौन सा चाह रहे हो, किस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किस पोस्ट के बारे में आपकी इंतजाज़्म है कि आप चाहते हो किस पोस्ट के बारे में बताऊं, तो आप बताइएगा, बाकी मैं कंटिन्यू करूंगा और लेके आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक दोस्तों बाय।